हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बायोस्फीयर के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि भारत में कितने बायोस्फीयर हैं। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि बायोस्फीयर होता क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, उसका निर्माण कैसे होता है। इन सब चीजों का आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं कि बायोस्फीयर, सबसे पहले देखते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। ऐसे स्थलीय व तटीय क्षेत्र की बायोस्फीयर जो है वो या तो स्थल पे हो सकता है और या तो तट पे हो सकता है। ये दोनों जगह हो सकता है, या तो स्थल पे और या तो तट पे। जो जैव विविधता जो है वो जैव विविधता जो जैव विविधता या तो पेड़ पौधों का हो सकता है या जीव जंतु का। इनके संरक्षण के लिए हम जो जगह को कर देते हैं कि यहाँ पर इतना तो बायोस्फीयर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझना है तो हम लोग जैसे हाथी का अगर मान लीजिए हाथी खत्म हो रहा है अभी, हाथी को हम लोग को संरक्षण करना है तो उसके लिए हम लोग एक एरिया तय कर देंगे कि यहाँ पर हाथी रहेगा। जब मंडल आरक्षित क्षेत्र में उसको ले जाके रख सकते हैं, वहां पे उसका संरक्षण हो सकता है, उसका बचाव हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल ये तो ऐसा क्षेत्र होता है उसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। फिर उसके बाद भारत में जाएगी ऐसा क्षेत्र जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 है, जिनमें से कल बता दिए थे हम, जिनमें से 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है। हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे आगे यूनेस्को पर। देखिए, भारत का सबसे पहला तथा यूनेस्को में शामिल होने वाला सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। नीलगिरी जो कल हम बताए थे, नीलगिरी जो है तमिलनाडु, नीलगिरी केरल, तमिलनाडु और जो है कर्नाटका के बॉर्डर पर पड़ता है ये नीलगिरी। ठीक है, जिसका स्थापना 1986 में हुआ था, जिसको यूनेस्को में 2006 में शामिल किया गया। ठीक है, भारत के ऐसे 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ये यहाँ जो है भारत का एकमात्र बायोस्फीयर जो मन्नार की खाड़ी है, भारत का एकमात्र तटीय बायोस्फीयर है। ठीक है, और सबसे जो अगर लिख देंगे भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर लिख देंगे भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर तो वो कच्छ का रण है जो कि गुजरात में है। ठीक है, और तट में जो है तटीय बायोस्फीयर जो है एकमात्र बायोस्फीयर है भारत में जो तट पे है, तटीय क्षेत्र में स्थित है। जैसा कि हम यहाँ लिख चुके हैं कि बायोस्फीयर जो है वो स्थल भाग में या तट भाग में दोनों जगह हो सकता है। तो भारत में एकमात्र तटीय क्षेत्र पर अगर कोई स्थित है वो मन्नार की खाड़ी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास बायोस्फीयर के बारे में हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि जैव मंडल का संरचना कैसे होता है, जैव मंडल का बनावट कैसे होता है। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जैव मंडल का संरचना, जैव मंडल की बनावट कैसी होती है, जैव मंडल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जैव मंडल को हम लोग 3 भागों में बांटकर बनाते हैं। जो बनता है जैव मंडल 3 भागों में बांटकर, सबसे जो अंदर का जोन रहता है उसको हम लोग क्रोड जोन बोलते हैं, जो सबसे खतरनाक होता है और यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। सरकारी सर्वेंट जो इसमें काम करते हैं वो सिर्फ जा सकते हैं। उसके बाद जो होता है वो मध्यवर्ती जोन यानी बफर जोन होता है। ठीक है, जिसमें जो है इसमें हम लोग आदेश लेके जा सकते हैं। यहाँ पर आदिवासी वगैरह रहते हैं जो यहाँ का लकड़ी वगैरह काट के अपना उन लोगों के रहने के लिए ये बफर जोन होता है। ये जो संक्रमण जोन है, ट्रांजिशन जो आम लोगों के लिए भी खुला हुआ रहता है। जैसे ये आम लोगों के लिए खुला हुआ है, जहाँ पर हम आप जाके घूम सकते हैं। उससे यहाँ अंदर अगर जाना है तो वहाँ सरकारी अनुमति लेना होगा और उसके अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सबसे खतरनाक है, सबसे ज्यादा जैसे शेर बाघ तेंदुआ ये सब यहाँ पर रहता है क्रोड जोन में, जहाँ रखा जाता है। इसमें लिखा हुआ परिभाषा, इसमें केवल सरकारी सेवक जा सकते हैं। इसमें सरकार के आदेश के बाद जो है आ जा सकते हैं। और यहाँ पर आम लोगों को घूमने के लिए, ये संक्रमण जोन में आम लोगों को घूमने के लिए ये मतलब अनुमति होती है। जो आम लोग है वो जाके घूम सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का जो है ये जैव मंडल यहाँ पर कंप्लीट होता है। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।